Hello everyone, a very good evening to all of you. I'm Shahid Khan and you're watching Wing Se Kudan. So dear students, welcome back to Wing Se Kudan. Wing Se Kudan में आपका स्वागत है. And as you know that we have started a video series on Indian polity in which we are trying to cover the entire Indian polity, the important topics of Indian polity. सो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज एक और वीडियो लेके हम आपके लिए आए हैं जिसमें हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं आज. एंड ये इसका पार्ट ए रहेगा एंड इसके पार्ट बी और पार्ट सी भी आ सकता है कि थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड थोड़ा बड़ा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में. जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो पीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एसएसबी का एग्ज़ाम हो या फिर आपका एसएससी या फिर कोई और एग्ज़ाम हो जिसमें इंडियन पॉलिटी है, तो ये वीडियो सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. एंड मैं आपको बता दूं कि आने वाले यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए भी अगर पॉलिटिकल साइंस आपका नेट एग्ज़ाम में है तो उसके पॉलिटी के भी क्वेश्चंस आपको यहाँ से निकल सकते हैं अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट जानकारी कि VLW के लिए ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चल रहे हैं. एंड अगर आप ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपनी इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके. एंड आप आके फ़िज़िकल क्लासेस दे सकते हैं अपनी. तो ये नंबर्स हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी इसके लिए. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का. सो एज यू कैन सी द स्क्रीन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ओके, इंडियन पार्लियामेंट क्या है, इंडियन पार्लियामेंट की कंपोजिशन क्या है, इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या फंक्शन है इंडियन पार्लियामेंट के, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो सीरीज़ में. एंड इसका ये पार्ट ए रहेगा. ओके, एंड इसके बाद पार्ट बी एंड पार्ट सी आने की संभावना भी है क्योंकि पार्लियामेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है. बट स्टिल वी विल ट्राई टू लुक एट द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द इंडियन पार्लियामेंट जो ज़रूरी हैं एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एज आई टोल्ड यू पीपल, इंडियन पॉलिटी को याद रखने का सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि यू विल बी एबल टू locate the provisions, locate the chapters and locate the whatever is Indian polity में जो दिया गया है आप उसको सबसे पहले लोकेट करना आना चाहिए. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 79 से 122 पार्ट 5th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो पार्ट 5th आपको याद रखना है सबसे पहले. एंड आर्टिकल्स की रेंज आपको फ्रॉम 79 टू 122 ये डील करते हैं किससे, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेज, पावर्स, जो भी चीज़ें हैं पार्लियामेंट के रिगार्डिंग. तो आर्टिकल 79 टू 122 पार्ट 5th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको लोकेट करना आना चाहिए कि कहाँ पे पार्लियामेंट के प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं. जब ये आपने लोकेट कर लिया तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि भाई पार्लियामेंट है क्या. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, पार्लियामेंट क्या है. इट्स ए लेजिस्लेटिव ऑर्गन. मैंने आपको कहा था देयर इज ए लेजिस्लेटिव ऑर्गन, देयर इज ए और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन एंड देयर इज जुडिशियल ऑर्गन. तो ये तीन ऑर्गन हैं गवर्नमेंट की, आप ये याद रखेंगे. एंड पार्लियामेंट इसमें एक ऑर्गन है जो कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट की, या फिर आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कभी कभी कहते हैं. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट. जो पार्ट 5th 79 टू 122 आर्टिकल है उसमें पार्लियामेंट है. एंड पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, लॉ मेकिंग बॉडी. ये आप याद रखेंगे. ठीक है, ये बेसिक आइडिया है कि पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की. एंड कहाँ पे लोकेट कर सकते हैं हम इसको, 79 टू 122 पार्ट 5th. एंड इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेज, पावर, सब कुछ जो भी है पार्लियामेंट के रिगार्डिंग. ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम. सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्लियामेंट जब ऑर्गेनाइजेशन हुई है पार्लियामेंट की तो पार्लियामेंट में क्या चीज़ें आती हैं. ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है. एंड सबसे पहले आप यहाँ पे जानें कि इंडियन पार्लियामेंट में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. तीन चीज़ों से बनता है इंडियन पार्लियामेंट मेजरली. एक तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है. ठीक है, राज्यसभा एक तो ये. एंड इसके साथ साथ हाउस ऑफ पीपल जो कि हमारा लोकसभा है, लोकसभा. सो पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, सॉरी
द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा, एंड हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा। तो ये तीन चीज़ें जो हैं मिल के बनाते हैं इंडियन पार्लियामेंट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, एंड इसके बाद आप ये भी याद रखेंगे कि ये राज्यसभा लोकसभा जो नाम है ये हिंदी नाम है, आपको ये पता है। एंड ये 1954 में क्या किए गए हैं, अडॉप्ट किए गए हैं। आप ये भी याद रखें कि 1954 में ये हिंदी नाम जो हैं राज्यसभा एंड लोकसभा ये अडॉप्ट किए गए हैं। असल में आपको काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल भी देखने को मिलता है कहीं पे, ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कर लेते हैं, वो ये है कि राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस भी कहा जाता है। ओके, पहली बात। दूसरी बात, इसको सेकंड चैम्बर भी कहा जाता है, एंड एक और बात, इसको हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। तो तीन चीज़ें हो गई, अपर हाउस, सेकंड चैम्बर, हाउस ऑफ एल्डर्स, एंड एक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं ये भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसका भी एक मीनिंग है। तो ये चार नाम जो हैं राज्यसभा के हैं, ठीक है। इसके बाद पांचवा नाम खुद हो गया राज्यसभा, ठीक है। तो पांच नाम है, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाउस, सेकंड चैम्बर, अपर हाउस, हाउस ऑफ एल्डर्स। इसी तरह से लोकसभा जो हमारा है इसके भी कुछ नाम हैं, जैसे कि लोअर हाउस, जस्ट लेट मी चेंज द पेन, जैसे कि फर्स्ट चैम्बर, जैसे कि पॉपुलर हाउस, एंड इसके साथ साथ एक और नाम मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, दैट इज हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। तो ये पांच नाम आपको लोकसभा के रिगार्डिंग मिलेंगे, लोकसभा, लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर, पॉपुलर हाउस या फिर हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे अब एक और चीज़ है कि द फॉर्मर रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स, फॉर्मर यानी कि लोक, सॉरी, राज्यसभा, फॉर्मर रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स, तो राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। राज्यसभा जो है ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, आप ये याद रखेंगे। राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट्स, हर स्टेट्स में से कुछ मेंबर जो हैं राज्यसभा में जाते हैं। एंड द सेकंड जो हमारे पास है, द लेटर, यहाँ पे जो लिखा है, रिप्रेजेंट्स पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि लेटर से यहाँ पे हमारे पास क्या मीनिंग है, लोकसभा। तो लोकसभा जो है वो पीपल ऑफ इंडिया यानी कि पूरी भारत की जनता को रिप्रेजेंट करता है, ये आप याद रखेंगे। राज्यसभा जो राज्य हैं, राज्य यानी कि स्टेट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। एंड लोकसभा जो है वो पूरे जो इंडिया के लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, जब हम लोग बोलते हैं तो आप लोग याद रखेंगे, एंड आप हाउस ऑफ पीपल याद रखेंगे, हाउस ऑफ पीपल। एंड इसीलिए लोकसभा पूरी इंडिया की जनता को रिप्रेजेंट करता है। एंड जब हम राज्यसभा कहते हैं तो राज्य से आप क्या याद रखेंगे, स्टेट, एंड राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट करता है, पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। राज्य से स्टेट याद रखेंगे आप, लोक से आप लोग याद रखेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे नोट मैंने लिखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जहाँ भी नोट आपको देखने को मिलेगा तो ज़रूर उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि पार्लियामेंट जो है इसमें प्रेसिडेंट आता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा, एंड हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में आपको बता चुका हूँ। प्रेसिडेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट एक्चुअल में मेंबर नहीं होता है पार्लियामेंट का, इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसको पार्लियामेंट का पार्ट क्यों माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि दो चार चीज़ें। पहली चीज़ कि पार्लियामेंट में जो भी लॉ बनता है उस पर बिल्स पे एसेंट जो है एंड पे वो प्रेसिडेंट ही देता है, ये आप याद रखेंगे। एक और चीज़ है, पार्लियामेंट में एक जॉइंट सिटिंग का प्रोसीजर होता है, एक प्रोविजन है जॉइंट सिटिंग का, कि अगर दो हाउसेज में कोई डिसएग्रीमेंट है किसी को चीज़ को लेके तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाता है। तो इसलिए प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट के साथ इसको पढ़ा जाता है, पार्लियामेंट के साथ इसको कंसिडर किया जाता है। तीसरी एक और चीज़ है, पार्लियामेंट में अगर मनी बिल इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस होती है। तो ये भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पार्लियामेंट में फिर से प्रेसिडेंट का एक रोल है। एक और रोल है
प्रेसिडेंट का पार्लियामेंट में, दैट इज के जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, प्रेसिडेंट को हम पढ़ चुके हैं ना, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, इसीलिए प्रेसिडेंट को इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट रखा जाता है, कंसिडर किया जाता है। अदरवाइज प्रेसिडेंट इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट कोई एमपी नहीं होता है, राज्यसभा लोकसभा से नहीं होता है, बट स्टिल she is considered as an important and integral part of Indian Parliament. I hope this is clear. आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं कुछ और चीज़ें। यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, यहाँ पे नोट लिखा है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं तो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर नहीं है। अमेरिका के लेजिस्लेचर को कांग्रेस कहते हैं, यहाँ पे संसद कहते हैं, पार्लियामेंट को, वहाँ के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। तो कांग्रेस का इंटीग्रल पार्ट नहीं है अमेरिकन प्रेसिडेंट, बट इंडियन प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है। तो पहली डिफरेंस यूएसए में एंड इंडिया में। दूसरी डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश पैटर्न पे अडॉप्ट किया है इंडिया ने। एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स में। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होते हैं। सो देयर इज काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन executive organ and the legislative organ, and Indian parliamentary system is based on the British pattern. Okay, but American जो सिस्टम है वो एक्चुअली प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये दो डिफरेंसेस हैं, बड़ी डिफरेंसेस इंडिया एंड यूएसए में। सबसे पहली डिफरेंसेस के वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एंड द सेकंड थिंग, वहाँ पे जो वहाँ पे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, बट इंडियन प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। सो दो डिफरेंसेस हैं इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं एंड कंपोजिशन देख लेते हैं कि भाई पार्लियामेंट में कितने लोग हैं, कहाँ से इनको लाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे याद रखेंगे कि टोटल स्ट्रेंथ जो है, कि हम राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 250 हो सकती है। ठीक है, 250 इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है। एंड इसमें से 238 जो हैं ये स्टेट से एंड यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट किए जाते हैं, एंड 12 जो हैं इनको नॉमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि राज्यसभा में इलेक्टेड लोग भी हैं एंड नॉमिनेटेड लोग भी हैं, ये आप याद रखेंगे। सबसे पहले इलेक्टेड लोग एंड नॉमिनेटेड लोग। इलेक्टेड लोग जो हैं वो यूटीज़ एंड स्टेट से आते हैं एंड वो 238 हो सकते हैं, एंड 12 जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो टोटल 250 हो गए। बट अब प्रेजेंटली अगर हम देखें तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है इंडियन पार्लियामेंट की, प्रेजेंटली राज्यसभा की अगर स्ट्रेंथ हम करें देखें तो दैट इज़ 245, एंड आउट ऑफ दीज 245, 229 are from UTs and states, okay, and 12 are from who are nominated by President of India. ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे टोटल आप देखते हैं कि 229 एंड 4 मेंबर्स फ्रॉम यूटीज, तो टोटल कितना हो गया 233। तो 233 स्टेट्स एंड यूटीज कंबाइंड से आते हैं, एंड 12 जो है उसको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो टोटल 245 हो गए। ठीक है, 233 फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज एंड 12 फ्रॉम जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहाँ पे आप ये प्रेजेंट स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, जो पिंक में लिखा हुआ है। यहाँ पे जो ब्लू में है दैट इज टोटल स्ट्रेंथ। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, स्टेट से डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटी से मेंबर्स को लाया जाता है, ठीक है, इलेक्ट किया जाता है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा को जो स्टेट्स को जो सीट्स एलोकेट होती हैं राज्यसभा में, वो 4th शेड्यूल में उसके प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, तो 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा एंड टू स्टेट्स एंड यूटी से डील करता है। तो JKPSI में एक क्वेश्चन आया था कि भाई रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद किस
स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आई, तो फोर्थ स्केड्यूल में आई एंड फर्स्ट स्केड्यूल में भी आई थी। फर्स्ट स्केड्यूल में इसलिए आई थी क्योंकि वहाँ पे नेम्स होते हैं यूटीज़ एंड स्टेट्स के। तो जे स्टेट का नाम चेंज हो गया, यूटी का नाम तो अब थोड़ा सा अलग हो गया, इसलिए पहले स्केड्यूल में भी चेंज आई, फोर्थ स्केड्यूल में भी चेंज आई, क्योंकि पहले तो जे स्टेट के मेंबर्स होते थे राज्यसभा में, अब जे यूनियन टेरिटरी के मेंबर वहाँ पे, तो इसलिए फोर्थ स्केड्यूल में भी चेंजेस आई। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। चलते हैं आगे एंड यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ब्रेक करके अगर देखें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट जो होती है, जब स्टेट्स रिप्रेजेंट होते हैं राज्यसभा में तो किस तरह से होते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं वो ही इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को डिफरेंट स्टेट्स में। ठीक है, अगर जे एक स्टेट था तो वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी स्टेट की, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट करेंगे जे स्टेट से मेंबर्स को राज्यसभा के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट करती हैं राज्यसभा के मेंबर्स को स्टेट्स के लिए। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। ठीक है, एंड सीट्स जो हैं वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली एलोकेट की जाती हैं। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के अलावा राज्यसभा के इलेक्शन में भी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा के इलेक्शन में भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया जाता है एंड ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो स्टेट्स तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर्स राज्यसभा में जाते हैं, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के लिए मेंबर्स को अपने पर्टिकुलर स्टेट से। ठीक है, एंड दूसरा जो यूटी से मेंबर्स होते हैं उनके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, वो इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है किसको, मेंबर्स को यूटी से जो कि राज्यसभा में जाते हैं। ठीक है, एंड तीसरा हमारे पास है नॉमिनेटेड, तो इसमें कोई नहीं है, नॉमिनेट खुद करता है प्रेसिडेंट, कुछ एक्सपर्टीज़ फील्ड से जैसे साइंस या फिर आर्ट फील्ड से कोई हो तो उसको नॉमिनेट कर लेता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 12 मेंबर्स को मैक्सिमम नॉमिनेट कर सकता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसी तरह से लोकसभा की कंपोजिशन अगर हम देखें तो लोकसभा की कंपोजिशन में सबसे पहले टोटल स्ट्रेंथ 552 एंड 530 जो हैं ये कहाँ से, स्टेट से आते हैं, 20 जो हैं ये यूटी से आते हैं एंड 2 जो हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी यहाँ से अब नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। लोकसभा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 552 टोटल स्ट्रेंथ हो सकती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। 530 जो है स्टेट से आते हैं, 20 जो है यूनियन टेरिटरी से आते हैं, 2 जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखेंगे कि प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो हमारे पास है वो थी 445 एंड उसके बाद 445 में से 545 जो थी प्रेजेंट स्ट्रेंथ थी, टोटल प्रेजेंट स्ट्रेंथ, प्रेजेंट यानी कि करंट स्ट्रेंथ जो थी वो कितनी थी, वो 545 थी। ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे ध्यान से आप याद रखेंगे। उसमें से 530 जो थे स्टेट से थे, 13 जो थे वो यूनियन टेरिटरी से थे एंड 2 जो थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से थे। ठीक है, जिनका ब्रिटिश ओरिजिन है, आप ये याद रखें कि ब्रिटिश ओरिजिन जिनका था उनको भी 2 सीटें दी जाती थी लोकसभा में ताकि उनकी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट किया जाए। लेकिन यहाँ पे मैंने ये ब्लू में लिखा है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, क्योंकि 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 से ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स का प्रोविजन रिमूव कर दिया गया है। अब इनको ये रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, इट हैज़ बीन रिमूव्ड। तो अब प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी होगी, 545 से उतर के 543, क्योंकि ये जो है 104th अमेंडमेंट से क्या हुआ, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स थे उनको पहले रिप्रेजेंट किया जाता था, 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा, अब वो नहीं होता है, वो रिमूव हो गया। तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ, एक्चुअल प्रेजेंट स्ट्रेंथ 543, आप ये याद रखेंगे। एंड यहाँ पे स्टेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में, तो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, राज्यसभा में ये हो रहा है कि पीपल, पी से आप याद रखेंगे, पीपल इलेक्ट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स को, यानी कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ, पीपल इलेक्ट्स एमएलएज एंड एमएलएज इलेक्ट राज्यसभा के एमपीज।
राज्यसभा में ये होता है कि हम लोगों को इलेक्ट करते हैं असेंबलीज़ में, अपने स्टेट की असेंबलीज़ में या अपनी यूटीज़ के असेंबलीज़ में, एंड वो यूटीज़ के या फिर स्टेट्स के असेंबलीज़ के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो फिर राज्यसभा के लिए मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। यानी कि जो लोग हैं, कॉमन पीपल, राज्यसभा के इलेक्शंस में वोट नहीं डालते, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर जब लोकसभा की बात की जाती है तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस हैं, जो लोग हैं वो वोट डालते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि 18 ईयर्स से ज़्यादा जो है वो वोट डालता है, ये भी आप याद रखेंगे। पहले 21 ईयर्स था, मैंने आपको कहा था। फिर क्या हुआ, फिर यूँ हुआ कि 61st अमेंडमेंट एक्ट होता है 1988 में, एंड 21 ईयर्स से 18 ईयर्स कर दी जाती है वोटिंग एज, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं, एक स्टेट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तोड़ा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के लिए, कॉमन पीपल वोट डालते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइज यूज होता है, एंड टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को स्टेट्स को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तोड़ा जाता है। एंड इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज किस तरह से होती हैं, यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स जो लोकसभा में किस तरह से जाते हैं, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है कि यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स लोकसभा में किस तरह से जाएंगे, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है पार्लियामेंट के को, भाई आप अपनी मर्जी से जिस तरह से प्रोविजन बनाओ लोकसभा में यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स का जाने का, ठीक है। तो अब लोकसभा ने क्या किया, सॉरी पार्लियामेंट ने क्या किया है, पार्लियामेंट ने यही प्रोविजन रखा है कि डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। तो यूटीज़ के मेंबर्स राज्यसभा में भी डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू ही जाते हैं, स्टेट्स के मेंबर्स भी एंड यूटीज़ के मेंबर्स भी, दोनों डायरेक्ट इलेक्शन से ही जाते हैं, एंड कॉमन लोग ही वोट करते हैं, आम जनता। एंड नॉमिनेटेड की जो हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट पहले नॉमिनेट करता था 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, लेकिन अब ये रिमूव हो गया है 104th अमेंडमेंट एक्ट, मैं आपको बता चुका हूँ 2019। आई होप दिस इज क्लियर। एंड यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं सिस्टम्स ऑफ इलेक्शंस टू लोकसभा। लोकसभा में इलेक्शंस किस तरह से होता है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं, एक स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तोड़ा जाता है, ये आप याद रखेंगे, डिवाइड किया जाता है, एंड हर स्टेट को क्या किया जाता है, सीट्स एलोकेट की जाती हैं, ठीक है, लोकसभा में। एंड यहाँ पे आप याद रखेंगे कि रेशियो जो होता है, किसका रेशियो, सीट्स का एंड पॉपुलेशन का। यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइप हुआ है, सीट्स एंड पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, वो हर स्टेट में सेम होना चाहिए, सबसे पहली बात। एंड दूसरा यहाँ पे आप याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज, किसी स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी एंड उस स्टेट में पॉपुलेशन कितनी होगी, इसका रेशियो भी सेम बैठना चाहिए हर स्टेट में। तो फिर से आप याद रखें, सारे स्टेट्स में जो पॉपुलेशन एंड सीट्स का रेशियो है वो सेम होना चाहिए, एंड हर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड सीट्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो भी सेम होना चाहिए। तो इसको मैं नोट्स में टाइप करके रीटाइप करके आपको भेज दूंगा। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि सारे स्टेट में, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, उनमें पॉपुलेशन और नंबर ऑफ़ सीट्स का रेशियो सेम होना चाहिए। एंड दूसरी चीज़, हर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बनती हैं एंड जो पॉपुलेशन होती है उसका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, ये भी आप याद रखेंगे। एंड लोकसभा में जो सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है दैट इज़ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अब ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या है कि भाई इसमें क्या होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स हैं, सबसे ज़्यादा वोट्स जिसको हैं उसको इलेक्ट किया जाता है, यानी विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, वो जीत जाता है, ठीक है। सो हूसोएवर सिक्योर्स मेजॉरिटी ऑफ वोट्स उसको डिक्लेयर किया जाता है इलेक्टेड। तो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स की बात हो रही है, सीट्स की बात नहीं हो रही है, ये आप याद रखेंगे। मेजॉरिटी ऑफ वोट्स आपने अक्सर देखा होगा, इलेक्शंस के बाद इतने हज़ार वोट से मेंबर ए जीत गया, इतने हज़ार वोट से मेंबर बी जीत गया, तो वही यही होता है, जिसको सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ वोट्स वो जीत जाता है, एंड दैट इज़ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। एंड ये लोकसभा में अडॉप्ट किया जाता है, एंड स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तोड़ा जाता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट इसमें एक चीज़ होती है कि माइनॉरिटीज़ रिप्रेजेंट नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइनॉरिटीज़ ने जिसको वोट डाले वो नहीं जीता, तो माइनॉरिटीज़ वहाँ पे रिप्रेजेंट ही नहीं हुई।
ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या है, ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेज के 2 हाउसेज की क्या ड्यूरेशन है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि राज्यसभा की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो राज्यसभा जो है इट्स ए कंटिन्यूइंग चैम्बर, इट इज़ ए परमानेंट बॉडी, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। तो ये डिसॉल्व नहीं हो सकता, ये कंटिन्यूइंग चैम्बर है, 1952 में बनाया गया है एंड ये परमानेंट बॉडी है, हमेशा रहेगा, राज्यसभा हमेशा रहेगा। एंड अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि राज्यसभा के मेंबर्स 1/3 मेंबर्स जो हैं हर दूसरे साल क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर होते हैं, सबसे पहली बात। एंड उसके बाद बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, तो तीसरा साल जो होता है तब फ्रेश इलेक्शंस होते हैं एंड जो रिटायर हुए होते हैं उनके लिए फिर से इलेक्शन होते हैं एंड उनको इलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से राज्यसभा कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ठीक है। 1/3 एवरी सेकेंड ईयर रिटायर होते हैं। एंड सबसे पहले कैसे रिटायर हुए थे मेंबर, कि सबसे पहले जो मेंबर रिटायर हुए थे वो लॉटरी सिस्टम से हुए थे कि भाई रिटायर कौन होगा, सबको अगर 1952 में चुना गया है, अगर 245 लोग हैं एंड उसको 1952 में चुना गया है, तो 2 साल के बाद यानी कि 1954 में अब हम रिटायर किसको करेंगे, तो उस टाइम पे लॉटरी सिस्टम से ये डिक्लेयर किया गया था कि किसको रिटायर किया जाए। तो उस टाइम पे जिसकी किस्मत थी वो रिटायर हो गया एंड तब से फिर ये चलता आ रहा है कि रिटायर होते हैं इलेक्शन होते हैं, रिटायर होते हैं इलेक्शन होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बार लेकिन लॉटरी सिस्टम से ये किया गया था। एंड इसके साथ आप ये भी याद रखेंगे कि जो रिटायरिंग मेंबर्स हैं वो एलिजिबल हैं री इलेक्शन के लिए, सबसे पहली बात। एंड इसके साथ साथ पार्लियामेंट का 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है वो ये बताता है कि 6 ईयर्स जो है मैक्सिमम टर्म हो सकती है एक राज्यसभा के मेंबर की, ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। कंटिन्यूइंग मेंबर तो है, कंटिन्यूइंग चैम्बर तो है ये राज्यसभा, ये डिसॉल्व तो नहीं हो सकता, लेकिन जो मेंबर हैं इसके वो 6 साल से ज़्यादा ऑफिस में नहीं रह सकते, यानी कि 6 साल के बाद वो फिर री इलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हर दूसरे साल 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर होते हैं। पहली बार लॉटरी सिस्टम से डिसाइड किया गया था कि कौन रिटायर होगा। लोकसभा की बात कर लें तो भाई ये जो है 5 साल की इसके टर्म होती है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो ये हमारी गवर्नमेंट बनती है ये लोकसभा ही होती है, ठीक है। लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, फिर जो मेजॉरिटी पार्टी होती है तो वो गवर्नमेंट बनाती है, मेजॉरिटी पार्टी नहीं होगी तो कोalition गवर्नमेंट बनती है, ये आपको पता होगा। एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 ईयर टर्म्स है लोकसभा की। एंड इसके साथ साथ कभी ऐसा होता है कि जब 5 ईयर पूरे हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन ये डिसॉल्व तब भी हो सकती है जब प्रेसिडेंट चाहे। तो प्रेसिडेंट कभी कभी क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट को अथॉरिटी है कि वो इसको डिसॉल्व कर सकता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। हम पढ़ेंगे आगे जाके डिसोल्यूशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन को भी हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, तो हम उसमें देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोविजन होता है, किस तरह से ये डिसोल्यूशन होता है। एंड इसके साथ साथ ये डिसोल्यूशन जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, आप ये भी याद रखेंगे। So Lok Sabha is maximum strength, maximum tenure is 5 years. It is not a continuing chamber. 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होते हैं एंड फिर से गवर्नमेंट बनती है, फिर से लोकसभा बनता है। एंड लोकसभा को प्रेसिडेंट 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकता है एंड उस डिसोल्यूशन को हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि लोकसभा की टर्म को एक्सटेंड भी किया जा सकता है एक्सटर्नल इमरजेंसी यानी कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी जो डील करता है नेशनल इमरजेंसी से, आर्टिकल 352 उसके अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट जो है लोकसभा की टर्म को एक्सटेंड कर सकता है एनी लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी लेंथ ऑफ टाइम, 2 साल, 4 साल, 6 साल, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 साल ही एक्सटेंड कर सकता है। एक साल में, एक बार में 1 साल, एंड किसी भी टाइम तक ये एक्सटेंशन चलता रहेगा पार्लियामेंट जब तक चाहेगा, ठीक है। एंड इसके साथ साथ लेकिन जब क्या होता है कि इमरजेंसी हटा दी गई है उसके 6 महीने के बाद ये खुद ही क्या होता है, एक्सटेंशन जो है सीज हो जाता है, यानी कि एक्सटेंशन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक्सटेंशन नहीं हो सकता जब क्या हुआ, इमरजेंसी हट गई है। एंड इमरजेंसी के प्रोविजंस किस पार्ट में है, पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये याद है। 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं, नेशनल, प्रेसिडेंट्स रूल जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। चलते हैं हम अपने okay, so this was all about today's topic, and this was the part A of Indian Constitution पार्लियामेंट टॉपिक, एंड इसका पार्ट बी एंड पार्ट सी भी आएगा एंड जल्दी हम लेके आएंगे। एंड प्रीलियम से पहले हम कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे मेजर टॉपिक्स जो हैं कवर हो जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग विंग्स से उड़ान। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहें, कीप रीडिंग।